बहुत लंबा वक्फा था जहां पर बिहार के क्रिकेटर्स को स्टेट लेवल पर खेलने का अवसर मिल नहीं पा रहा था। बिहार क्रिकेटर्स के बारे में चयनकर्ताओं की सोच उस समय उस जमाने में कुछ अलग किस्म की थी और ये बहुत बड़ी समस्या है बिहार क्रिकेट के लिए, बिहार के क्रिकेटर्स के लिए। करप्शन की बातें हमें सुनने को आती हैं, उसको दूर किया जाए, खिलाड़ियों को एक सही प्लेटफॉर्म मिले। 2018-19 के बाद से अभी तक उस प्रकार का काम हुआ नहीं है। पौंडीचेरी हो गया, नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेट्स हैं, वहां पर स्टेडियम बन रहे हैं और बन चुके हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में कोई भी स्टेडियम बना नहीं है। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग आज तक एचडी एंड मेरे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सबा करीम। और इनसे आज बातचीत करने की एक खास वजह है क्योंकि सबा करीम जब इन्होंने 97 में इंडियन क्रिकेट के लिए डेब्यू किया था साउथ अफ्रीका में, उससे पहले ये बिहार रणजी टीम को रिप्रेजेंट करते थे। और अभी आपने देखा कि करीब 20 साल से भी ज्यादा समय बीतने के बाद बिहार की एक रणजी टीम, बिहार की रणजी का एक मैच हुआ, वो भी पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में। तो आखिर इतना साल क्यों लगा बिहार में रणजी ट्रॉफी का एक मैच होने में? और उसके बाद हमने ये भी देखा कि कुछ वीडियोस वायरल हुए जहां मोइनुल हक स्टेडियम की बदहाली जो है वो दिखती है कि स्टेडियम में ऑडियंस के बैठने की जगह भी नहीं है, बिल्कुल झाड़ियां हैं और इस तरह की चीजें हैं। और जो फैक्शनलिज्म की रिपोर्ट आ रही है बिहार क्रिकेट में, क्योंकि जब रणजी का मैच हुआ तो दो टीम्स पहुंच गई खेलने के लिए, तो ये सब एक्चुअली बिहार क्रिकेट को थोड़ा शर्मसार करती है। इसमें पहले हम रिएक्शन लेंगे रसबा करीम सर से। सर सर, आप बताइए, जब आपने ये रिपोर्ट देखा तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? स्टेडियम की हालत को देखकर बहुत दुख हुआ। पर एक दो चीजें मैं साफ करना चाहता हूँ। ये ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार मोइनुल हक स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी मैच हो रहा है। 2018 और 19 का जो सत्र था, जो सीजन था, वहां पर भी कई सारे रणजी ट्रॉफी मैचेस हो चुके हैं मोइनुल हक स्टेडियम में, और उसके बाद हर साल वहां पे मैचेस होते हैं। सबसे पहली बात ये होगी। अब दूसरी बात ये है कि मोइनुल हक लेकिन वो स्टेडियम एलीट लीग के साथ नहीं जो होते। है, एलीट लीग एलीट के साथ में। एलीट की पहली बार, हाँ, हाँ। क्योंकि पहली बार बिहार क्वालिफाई किया एलीट के लिए, इसी वजह से ये हालत है। इसके पहले प्लेट डिवीजन के मैचेस हम्म। रणजी ट्रॉफी के वहां होते आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो मोइनुल हक स्टेडियम है वो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम नहीं है। जिस तरह से अन्य कई सारे स्टेट एसोसिएशन में जो स्टेडियम है वो बिलोंग करता है स्टेट एसोसिएशन को, यहाँ पर जो मोइनुल हक स्टेडियम जो पटना में है वो क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम है नहीं। वो स्टेडियम बिलोंग करता है बिहार गवर्नमेंट को। तो उस स्टेडियम की रख रखाई, उस स्टेडियम की देख रेख, उस स्टेडियम का मेंटेनेंस, ये सब जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंडर आता है। अब वहां पर क्या दिक्कतें हैं उसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। पर अंत में बात ये सामने निकल कर आ रही है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को ये ग्राउंड जो है, सिर्फ ग्राउंड, वो लीज पे दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। और सिर्फ ग्राउंड पे ही जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है वो काम कर सकता है, जो उन्होंने किया है, चाहे वो ग्राउंड को ठीक करना हो या विकेट बनाना हो। ग्राउंड के बाहर का जो रख रखाव है वो सारी की सारी जिम्मेदारी वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करती है। सर, आप नेशनल सेलेक्टर भी रहे हो ईस्ट जोन के। मुझे ये बताइए कि जैसे आपने 97 में डेब्यू किया बिहार से, उससे पहले हमने एक नाम सुना था सुब्रत बैनर्जी का, जिन्होंने 1992 वर्ल्ड कप खेला था। बट बिहार से क्रिकेटर्स नेशनल लेवल पे क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि और जिन्हें खेलना भी होता है वो बिहार की चूंकि टीम नहीं थी। अब ईशान किशन भी रांची से खेलते थे, और चूंकि जब स्टेट का डिवीजन हो गया तो धोनी झारखंड टीम के हो गए। बिहार के प्लेयर्स नेशनल लेवल पे क्यों नहीं आ पाते? इस को आप किस तरह से देखते हो और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? देखिए, सबसे बड़ी समस्या बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के साथ ये हुई है कि जब विभाजन हुआ था बिहार और झारखंड का, उस समय जो जो पुराना बिहार क्रिकेट एसोसिएशन था जिसके हेडक्वार्टर्स जमशेदपुर में थे, वो क्रिकेट एसोसिएशन बन गया झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन। और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ ऑफ हाँ, ऑफ ऑफ झारखंड, जिसके अंडर धोनी हो गए, इतने सारे क्रिकेटर्स खेलते आ रहे हैं। और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता दी बीसीसीआई ने, पर उस समय सिर्फ एक एसोसिएट मेंबर की मान्यता मिली। और ये मैं करीब विभाजन जब हुआ था बिहार और झारखंड का, तब तब की बात मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद कई सालों से जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है उसकी जो स्थापना ही हुई, उन लोगों ने बहुत ज्यादा प्रयास किया एक परमानेंट मेंबरशिप लेने के लिए। तो काफी साल गुजर गए और उसके बाद फाइनली 2018-19 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के की वजह से बीसीसीआई ने परमानेंट मेंबरशिप बनाया, परमानेंट मेंबर बनाया बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को।
तो कुछ सिलसिला इस वजह से रहा है कि, और वहां से क्रिकेट इस वजह से नहीं निकल पा रहे हैं, करीब 10 से 12 साल वहां पर ज्यादा क्रिकेट हुई नहीं, क्योंकि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन एक परमानेंट मेंबर था नहीं, वो एक एसोसिएट मेंबर थे। उसमें भी कई सारे फैक्शंस आ गए थे, वहां पर मैचेस हो नहीं रहे थे, वो बीसीसीआई के मैचेस में भाग ले नहीं पा रहे थे। और इसी वजह से वहां पे जितने सारे खिलाड़ी निकल कर आ भी रहे थे, वो प्रेफर कर रहे थे कि बिहार से बाहर जाकर खेलना, जैसे ईशान किशन हो गए, उस प्रकार के कई सारे खिलाड़ी हैं जो पटना छोड़कर झारखंड चले गए खेलने के लिए, क्योंकि उस समय झारखंड एक स्टेट एसोसिएशन एसोसिएशन था, और वहां पे कई खेलने के मौके ज्यादा मिल रहे थे खिलाड़ियों को। सर, जो फैक्शनलिज्म की जैसे आपने बात कही है, तो इसमें फैक्शनलिज्म को या बीसीए को इम्प्रूव करने में बीसीसीआई का इंटरफेरेंस होता है या नहीं होता है, या उनकी भी जिम्मेदारी बनती है या नहीं? नहीं, इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि अब तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन एक परमानेंट मेंबर हो गया है। हम्म। अब सिर्फ बीसीसीआई जो है वो मदद कर सकता है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को और डेवलप करने के लिए। हम्म। और ये काम निरंतर होता आ रहा है 2018-19 के बाद से। हर साल जिस तरह से अन्य स्टेट एसोसिएशंस को फंडिंग मिलती है बीसीसीआई की तरफ से, कुछ उसी प्रकार की फंडिंग बीसीए को भी मिलती है। और फंड इसी वजह से दिया जाता है कि आप लोकल क्रिकेट, आप डोमेस्टिक क्रिकेट को और बढ़ाएं, वहां हम्म। पर इंफ्रास्ट्रक्चर और लेकर आए, और सारे आप क्रिकेट ग्राउंड्स बनाए, ना ही केवल पटना में पर सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। और इस तरह का काम, अब मुझे पता नहीं है ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर क्योंकि जो आपको फंड मिलता है उसी वजह से मिलता है, ताकि आप अपने स्टेट के क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, को और अच्छा करें। उसके साथ साथ ढेर सारे आप लोकल क्रिकेट मैचेस करवाएं, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी आप क्रिकेट को और ज्यादा पॉपुलर करें, ताकि ढेर सारे खिलाड़ी वहां से भी निकलें। बट क्रिकेट स्टेडियम तो और कोई पटना में बना नहीं। इनफैक्ट एक ही मोन्यूलक स्टेडियम था, उसकी भी हमने देखी कि क्या हाल है। जैसे झारखंड में है, तो झारखंड में तो पहले कीनन स्टेडियम भी था, और उसके बाद फिर एमएस धोनी का स्टेडियम भी बना। जी बट बिहार में थोड़ा जी इसको लेकर के जी। दे आर नॉट वेरी सीरियस। व्हाट डू यू से? ये कहना मुश्किल होगा, पर हाँ, 2018-19 के बाद से अभी तक उस प्रकार का काम हुआ नहीं है। कई ऐसे नए नए स्टेट्स हैं जिनकी मान्यता बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के साथ ही मिली थी, जैसे पौंडीचेरी हो गया। नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेट्स हैं, वहां पर स्टेडियम बन रहे हैं और बन चुके हैं, वहां पर बीसीसीआई के डोमेस्टिक मैचेस होते हैं। पर अभी भी पता नहीं किन कारण से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में कोई भी स्टेडियम बना नहीं है जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को बिलोंग करता है। पटना में दो जगह हैं जहां पर बीसीसीआई के मैचेस होते हैं। एक तो मोइनुलहक स्टेडियम हो गया, दूसरा एक ऊर्जा स्टेडियम है, जो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बिलोंग करता है। वहां पर कई सारे मैचेस होते हैं, पर वहां रणजी ट्रॉफी मैचेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसके जो डायमेंशन है वो अभी भी छोटे हैं। तो मुझे जहां तक खबर मिलती है, वहां पर महिलाओं का क्रिकेट होता है, वहां पर अंडर 19 या फिर अंडर 16 के मैचेस होते हैं, पर सीनियर मैचेस, ये रणजी ट्रॉफी मैचेस वहां पर नहीं हुए हैं अभी तक। और ये बहुत बड़ी समस्या है बिहार क्रिकेट के लिए, बिहार के क्रिकेटर्स के लिए, कि उनको जगह मिलती नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं जहाँ पर वो ठीक प्रकार से मैचेस खेल पाए या फिर प्रैक्टिस की जाए। और ये बहुत बड़ी समस्या है जिससे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन भी जूझ रहा है। थोड़ी आपके करियर की भी बात करते हैं। मैं स्कूल में था जब आपने डेब्यू किया था 97 में, और वी रिमेम्बर वाचिंग दैट इंडिया साउथ अफ्रीका मैच, जिसमें डेब्यू मैच में ही आपने 55 स्कोर किया था, एंड दैट टू अगेंस्ट द अटैक दैट इंक्लूड एलन डोनाल्ड एंड शॉन पलक एंड ऑल। तो अभी भी याद है कि जब आपने वो इनिंग खेला था, तो नेक्स्ट डे हमारे स्कूल में सिर्फ यही बातें हो रही थी कि बिहार का पटना का एक लड़का जो है वो आई थिंक आपने सेंट माइकल से पढ़ाई की थी शायद, या सेंट जेवियर से? जेवियर्स और माइकल्स दोनों से। अच्छा, दोनों से। और आपका निकनेम शायद चीकू था उस वक्त। जी जी, अभी भी है। हाँ, अभी भी पटना है, में हाँ। सभी लोग मुझे उसी नाम से बुलाते हैं। तो सब वो चिकू भैया कह रहे थे कि बिहार का एक चिकू भैया है, वो खेल गया। खैर, आपने तो इंटरनेशनल खेला, बट हम्म। उस वक्त ये भी एक बात थी कि सबा करीम जो है वो बिहार से नहीं, वो बंगाल से खेलने लगे हैं। पहले आप बिहार रणजी टीम को रिप्रेजेंट करते थे, फिर आप बंगाल चले गए। आप बंगाल किस कारण से गए थे? देखिए, मैंने रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया बिहार से। उसके पहले बिहार से ही अंडर अंडर 15 खेला, अंडर 19 खेला, फिर इंडिया अंडर 19 खेलने का मुझे मौका मिला। तब तक मैं बिहार से ही खेला करता था। फिर इंडिया अंडर 19 टीम का जब मैं कप्तान बना, तब भी मैं बिहार से ही खेल रहा था। और मैंने बिहार रणजी ट्रॉफी टीम में डेब्यू किया 1982-83 सीजन में। और 1982-83 से लेकर 93-94 सीजन तक मैं बिहार से ही खेलता रहा। ओके। पर ये करीब 10 11 या 12 साल खेलने के बाद मुझे ये एहसास होने लगा कि बिहार क्रिकेटर्स के बारे में चयनकर्ताओं की सोच उस समय, उस जमाने में कुछ अलग किस्म की थी।
ज्यादा उनको बढ़ावा दिया नहीं जाता था। तो जितना उस समय मैं बिहार से खेलते हुए भी मैं ईस्ट जोन के लिए खेल रहा था, दिलीप ट्रॉफी में कप्तानी कर रहा था, दो दो ट्रॉफी में ईस्ट जोन की कप्तानी कर रहा था, पर उसके ऊपर खेलने का मौका मिल नहीं पा रहा था मुझे। हालांकि 89 में मैंने दौरा किया था इंडियन टीम के साथ वेस्ट इंडीज का, पर वहां से जब वापसी हुई उसके बाद भी मुझे खेलने का मौका मिला नहीं। इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि बंगाल एक बहुत बड़ा स्टेट है, बंगाल के कई सारे प्लेयर्स को ऊपर खेलने का मौका मिल रहा था, और इसीलिए 94-95 सीजन में मैंने शिफ्ट कर लिया बिहार से बंगाल, और फिर बंगाल से मैंने खेलना शुरू किया, और वहां से फिर मुझे ऊपर खेलने का मौका मिला, क्योंकि उस समय सिलेक्शन पॉलिसीज कुछ अलग किस्म की हुआ करती थी। और जिसके वजह से कई सारे, नहीं केवल बिहार पर अन्य कई ऐसे इमर्जिंग स्टेट्स थे, वहां के क्रिकेटर्स को ऊपर खेलने का मौका नहीं मिलता था। और ओके। धीरे धीरे करके अब पॉलिसी बहुत बदल गई है। उस अब वक्त आप मुंबई लोग जोन जैसे एंड लोग जो कर्नाटका हैं, जोन ज्यादा डोमिनेट करती थी शायद। हाँ, पर अब मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। अब डिजिटल का जमाना आ गया है, अब मीडिया बहुत सारे मैचेस कवर करता है। अब इसी का आप उदाहरण देख लीजिए कि मोइनलाल स्टेडियम में मैच हुआ है, और हर एक जगह पे, देश देश के हर एक प्रांत में इसके बारे में बात हो रही है। और इसके पहले इतने सारे मैचेस हुए हैं मोइनलाल स्टेडियम में, उसके बारे में कोई नहीं बात करता था। तो अब जमाना बदल रहा है। अब आप चाहे बिहार से खेल रहे हो या मुंबई से खेल रहे हो, अगर आपके अंदर टैलेंट है और अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप आसानी से या निश्चित रूप से आपको मौका मिलेगा ऊपर खेलने का, और भारतीय टीम के लिए आप खेल सकते हैं। तो ये परिवर्तन अब आ गया है, उस जमाने में इस तरह का था नहीं। आप चूंकि खुद ईस्ट जोन के सेलेक्टर रहे और अभी जैसे आपने कहा कि उस जमाने में बिहार के क्रिकेटर्स को लेकर के सोच एक अलग लेवल की थी, उस सोच में अब परिवर्तन आया है आज के डेट में। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि अब बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। देखिए, एक बार अब जब आप नेशनल चयन करता हो गए हैं, तो आप किसी जाति, किसी प्रांत, किसी राज्य को बिलोंग नहीं करते हैं। फिर आपका काम है सबसे अच्छी टीम चुनना अपने देश के लिए। पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये काम करते हुए ऐसे खिलाड़ी जो छोटे स्टेट से आते हैं, जो इमर्जिंग स्टेट से आते हैं, उन खिलाड़ियों को आप ऊपर आने का मौका ना दें। उनके लिए भी आपको प्लेटफॉर्म बनाना बनाना होगा, ताकि उनको भी आप देखें, उनको भी आप टेस्ट करें, उसके बाद उनको मौका मिले। इसी वजह से अगर आप हाल की भारतीय टीम देखेंगे, हाल की क्या, पिछले एक दो दशक की अगर आप भारतीय टीम देखेंगे, उसमें कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो नए नए स्टेट्स या फिर छोटी छोटी जगहों से आ रहे हैं। ऑफ इसका कोर्स। मतलब यही है कि जो सिलेक्शन पॉलिसीज है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, और इसी वजह से भारतीय टीम का प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना अच्छा होने लगा है। निरंतर उसमें सुधार हमें देखने को मिल रहा है। आखिरी सवाल ये है कि जैसे रणजी की तो बात होगी, जैसे आपने कहा कि अब रणजी ट्रॉफी मैचेस वहां पे होने लगे और पहले भी हुए थे, लेकिन एलीट लेवल का अभी हुआ है। बट मोन्यूल हक स्टेडियम में जो लास्ट इंटरनेशनल मैच हुआ था वो 1996 में हुआ था। दैट वाज जिम्बाब्वे वर्सेस केनिया वर्ल्ड कप का। उससे पहले एक हीरो कप का मैच था हम्म। श्रीलंका और जिम्बाब्वे का। 96 से लेकर के अब तक, और बीच में तो बीसीए को बैन भी कर दिया गया था। अब जाकर के 2016 में उसे मान्यता मिली है, लेकिन 2016 से लेकर अभी 2024 आ गई, 8 साल हो गए। 8 साल में भी रणजी का मैच अब जाकर के हुआ है। तो आपको लगता है कि पटना में भी इंटरनेशनल मैचेस रिसेंट कमिंग डेज में आप देख सकते हो? नहीं, अभी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मैच कराने के लिए आपको एक तो शानदार स्टेडियम बनाना होता है, उसके साथ साथ जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको 5 स्टार या 7 स्टार होटल्स चाहिए होते हैं। चलिए, पटना में एयरपोर्ट है, कनेक्टिविटी काफी अच्छी हो गई है, और उसके अलावा कई सारी फैसिलिटीज हैं जिसको आपको पहले मुहैया कराना होगा, तभी वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन सकता है। देखिए, आपने बात उठाई है कि 2016 में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को फाइनली मान्यता मिली थी बीसीसीआई की तरफ से एक एसोसिएट मेंबर की। उसके बाद करीब 2 या 3 साल तक बिहार सिर्फ वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ ही आपस में वहां पर मैचेस होते रहे। वहाँ पर बहुत लंबा वक्फा था जहां पर बिहार के क्रिकेटर्स को स्टेट लेवल पर खेलने का अवसर मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की मान्यता थी ही नहीं। तो जब से विभाजन हुआ, वहां से लेकर 2015-2016 तक बिहार में क्रिकेट हुआ ही नहीं स्टेट लेवल तक, स्टेट लेवल पे। और इसी वजह से कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको खेलने का मौका मिला नहीं, और उन्होंने नई नई जगह जाकर खेलने की कोशिश की है। तो अब धीरे धीरे जब से मान्यता मिल गई है, मुझे लगता है कि जोर शोर से काम करना होगा स्टेट एसोसिएशन को। जो भी उनकी अंदरूनी लड़ाइयां हैं, जो जैसा कि आपने बताया कि प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी
ने अपनी अपनी टीमें खड़ी कर दी थी इस तरह की कि का वाकया अगर घटेगा तो इससे पूरा जो राज्य है वो शर्मसार हो जाता है, और इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। मेरी गुजारिश यही है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स से कि ये सारी चीजों को आप भूल जाएं, एकजुट होकर आप काम करें, और अंत में जो करप्शन की बातें हमें सुनने को आती हैं उसको दूर किया जाए, खिलाड़ियों को एक सही प्लेटफॉर्म मिले, पारदर्शिता आए चयन में, तभी बिहार का विकास होगा, और तभी वहां से खिलाड़ी आगे खेलने का उनको मौका मिलेगा, तभी वहां से खिलाड़ी निकलेंगे भी, क्योंकि अंत में टैलेंट हर जगह है, ये बिहार में भी भरपूर है। बस उनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, और अब अगर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है तो तभी उन खिलाड़ी को भी फायदा होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट को की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती नहीं है इसमें। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ आपको ग्राउंड जो 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 लैंड है वो लीज पे देता है, उसके बाद काम जो है वो बीसीए को ही करना है। उसके साथ साथ बीसीसीआई की बहुत ही शानदार पॉलिसी है, जहाँ पर बीसीसीआई स्टेडियम बनाने के लिए आपको एक्स अमाउंट पैसा देता है, क्रिकेट ग्राउंड बनाने के लिए आपको पैसे मिलते हैं। अब अंत में पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को एक विजन बनाना होगा, ताकि आप उस हिसाब से काम कर पाए। अगर आपने विजन बना लिया है कि 2 साल 3 साल के अंदर मुझे एक्स नंबर ऑफ क्रिकेट ग्राउंड्स बनाने हैं, एक स्टेडियम बनाना है, तभी तो आप काम करना शुरू करेंगे। पर अभी तक उस तरह का काम हमें देखने को मिला नहीं है बिहार बट क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से। उस ग्राउंड के लिए जमीन तो स्टेट गवर्नमेंट ही मुहैया कराएगी। उसमें तो जी स्टेट गवर्नमेंट को जी। आगे आना पड़ेगा, अगर हम्म। वैसा अगर वो चाहते हैं कि उनके स्टेट में मैचेस हों तो। हाँ हाँ, जरूर जरूर। ये तो हर जगह हो रहा है, जहां जहां स्टेडियम्स बने हैं भारत में, वहां पर जो ग्राउंड है वो तो, जो लैंड है वो तो स्टेट गवर्नमेंट आपको लीज पे देती है, हम्म, और उसके बाद का काम आपको करना होता है। पर वो लैंड कहाँ आपको मिल रहा है, आपने कौन कौन सी जगह चुनी है, ये हम्म, सारा काम तो स्टेट एसोसिएशन को ही करना होता है। yeah, अब इस पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जहां तक मुझे ये भी खबर आ रही है कि बहुत जल्दी जो स्टेट गवर्नमेंट है मोइनलक स्टेडियम को डिमोलिश करके वहां पर एक नया स्टेडियम बनाने के बारे में भी सोच विचार हो रहा है। पर अंत में एक स्टेट एसोसिएशन एक स्टेडियम के ऊपर काम तभी कर सकता है जब पूरा का पूरा स्टेडियम उनको सौंप दिया जाए। इस तरह के भी कई सारे स्टेडियम्स हैं भारत में, जहां पर जो स्टेडियम बनाया गया है वो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, पर उसके बाद लीज पर पूरा का पूरा स्टेडियम इंक्लूडिंग ग्राउंड उस स्टेट एसोसिएशन को लीज पर दे दिया गया है। ये भी एक उपाय है जो आने वाले समय में हम देख सकते हैं। okay. थैंक्स सबा करीम सर, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, एंड लेट्स सी कि अगर प्लेजर। बिहार इंटरनेशनल मैचेस जल्दी होते हैं या नहीं होते हैं। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, थैंक यू। देखिए थैंक्स। देखिए, थैंक यू थैंक यू हाँ, थैंक यू, बाय। बोलिए बोलिए, वो आप कुछ बोल रहे थे। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मैच कराना ये हमारा मकसद नहीं होना चाहिए इस हाँ, समय जो बिहार की स्थिति है। मकसद ये होना चाहिए कि क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा बनना चाहिए। हम्म, स्टेडियम तो, स्टेडियम बनाना, अंतर्राष्ट्रीय मैच कराना बड़ा आसान है। हम्म, उसके पहले तो आपको क्रिकेट ग्राउंड्स बनाने होंगे, क्रिकेट ग्राउंड्स ही नहीं है बिहार में, हम्म। तो आप स्टेडियम के बारे में क्या बात कर रहे हैं हम लोग। आप लोग उस वक्त कहाँ पे प्रैक्टिस करते थे व्हेन यू वर प्लेइंग रणजी फॉर बिहार? उस वक्त आप हमारा तो लोग। छोटा सा पार्क था जहाँ हम लोग खेला करते थे, शाखा फील्ड करके राजेंद्र नगर में ग्राउंड है, अच्छा, हाँ। जहाँ पर हम सब लोग वहां जाते थे खेलने के लिए। पर स्टेडियम की हालत उस समय काफी अच्छी थी। अच्छा, मैंने भी वहां पे रणजी ट्रॉफी मैचेस खेले हैं। अच्छा, वहां अच्छा। पर अंडर 19 के मैचेस हुए हैं, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वहां पर मैं मौजूद था, मैंने वो मैच खेला है। उसके पहले बहुत साल पहले इंडिया और पाकिस्तान का अंडर 19 मैच हुआ है, हाँ, महिलाओं का क्रिकेट हो चुका है। और हम्म, मुझे याद है 2 या 3 साल पहले ऊर्जा स्टेडियम में इंडिया ए विमेन टीम के मैचेस हुए थे, वहां पर ढेर सारी जनता आई थी मैच देखने के लिए। हम्म, तो गेम तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बस उनको हम्म। इंतजार है कि वहां पर अच्छे मैचेस हो जाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करें। इम्प्रूव हो जाए, बिल्कुल। वेल, ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू।